हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 7th ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर है। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में अभी इस केस की हियरिंग चल रही है एंड द हियरिंग इज अबाउट कि जो गवर्नमेंट ने बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो लॉ लेके आए थे टू गिव रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड द रिजर्वेशन इज अप टू 10%, उसको चैलेंज उसको उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट उस बेसिस पे क्वेश्चन हियर कर रहा है ना, केस हियर कर रहा है कि आपने 8 लाख रुपीस की जो इनकम क्राइटेरिया लगा रखी है वो किस बेसिस पे लगा रखी। तो कल के हमने न्यूज में ये पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो 8 लाख रुपीस की इनकम है वो बहुत सही है, जो हमने कैपिंग लगा रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट में रिटेलिएशन किया और उनसे सिंपल सी बात पूछी कि जब हम बात करते हैं कि आपने प्रॉपर डेटा लिया, गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमने प्रॉपर डेटा लिया था, डेटा के बेसिस पर हमने 8 लाख रुपीस की इनकम क्राइटेरिया फिक्स करी। उन्होंने सिंपल सी बात बोली। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया था इन आपका आपका बेसिकली 14 जनवरी को पास हो गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 17 जनवरी को ऑफिशियल रेफरेंडम आया था, मेमोरेंडम आया था, जिसमें बताया गया था कि हमने डेटा लिया, हमने डेटा कलेक्ट किया और डेटा के बेसिस पे हमने क्राइटेरिया फिक्स किए। तो क्या आपने 3 दिन के अंदर पूरे डेटा कलेक्ट कर लिए? आपने ऐसा किया? तो उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, उस चीज को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन कर रही है। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्या रिप्लाई देती है। मूविंग फर्दर, फाइनली जो ऑफेंसिव ऐप बना रखा था जिसमें मुस्लिम विमेंस का ऑक्शन किया जाता था एंड बुली बाई एक ऐप बनाया था ऑन गीगा हब पर। उसका जो मेकर है, फाउंडर बोल सकते हैं हम बुली बाई ऐप का, उसको अरेस्ट कर लिया गया फाइनली बाय द मुंबई पुलिस from Assam. So that person is a second year BTech student, belongs to the Assam, studied in भोपाल। उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो फाइनली जो है अभी केस क्लोज हो चुका है। हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और बेसिकली कोर्ट ने जैसे अरेस्ट किया तो मुंबई कोर्ट ने उसको 7 days की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मूविंग फर्दर, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दैट्स अबाउट द FCRA नॉट को लेकर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की परमिशन को लेकर है। हुआ क्या, कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि हमने 3 और ऑर्गेनाइजेशन को FCRA की परमिशन नहीं दी। 3 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें से 2 तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और एक बेसिकली एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन। फर्स्ट वन इज अबाउट आपका त्रिमुला तिरुपति देवास्थानम, TDD, आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो इसका जो FCRA की वो परमिशन थी, रजिस्ट्रेशन था, उसको परमिशन नहीं मिली, FCRA के अंदर परमिशन नहीं मिली टू हैव फॉरेन फंड्स। देन रामकृष्ण मिशन, जिसको स्वामी विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया था, उसको परमिशन नहीं मिली FCRA के अंडर। एंड देयर इज अनदर वन दैट इज आपका श्री साईं बाबा सनातन मिशन, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी परमिशन नहीं मिली अंडर दी FCRA एक्ट के अंडर, ठीक है। और बेसिकली जो ये 2 है, TDD और रामकृष्ण मिशन, ये दोनों जो है दे आर बेसिकली द हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड जो आपका श्री साईं बाबा सनातन ट्रस्ट है, इट्स कम अंडर द रिलीजियस कैटेगरी के अंदर आता है, बट नॉट ओनली टू हिंदू रिलीजियस कैटेगरी, ओके। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने पहले ही ऑर्डर निकाल दिया था कि 31 दिसंबर को ऑर्डर निकाला था कि जिन जिन एनजीओज को अपना FCRA रिन्यूअल कराना है तो वो रिन्यू करा सकती हैं, बट जिन जिन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो गया तो वो फिर रिन्यू नहीं करा सकती। एक बार रिजेक्ट हो गया फिर वो आप रिन्यू नहीं करा सकते, ना ही फिर से आप एप्लीकेशन डाल सकते हो फॉर द रिन्यूअल के लिए। मूविंग फर्दर, व्हाट हैपेंड इन द कंट्री ऑफ कजाकिस्तान, जो कि 1991 के पहले USSR का पार्ट हुआ करता था, उधर अभी थोड़ा सा उधर वहां पर थोड़ा इंटरनल डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। अब उसका रीजन ये है क्योंकि कजाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत रैपिड तरीके से इंक्रीज हो गई, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां के लोग। और इसी चीज को लेकर
जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो बहुत सारे नेशंस बने, है ना। आपका कजाकिस्तान बना, किर्गिस्तान बना, आपका अर्मेनिया बना, बहुत सारे, बेलारूस बना। तो उसको लेकर हुआ क्या कि अब ये छोटे छोटे नेशंस जो बन गए, सोवियत यूनियन के जो नेशंस बने एक्सेप्टिंग रशिया, वो इतने ज्यादा इतने इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो एक डर था कि कहीं नेशनल थ्रेट ना आ जाए नेशंस के ऊपर। तो रशिया ने उन नेशंस के साथ मिलकर एक ट्रीटी बनाई, एक एग्रीमेंट किया। ओके, एंड द नेम ऑफ द एग्रीमेंट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी कि ये सारे जितने भी नेशंस हैं, अभी टोटल देखा जाए टोटल 6 मेंबर्स हैं। रशिया है इसमें, आपका बेलारूस है, आपका कजाकिस्तान है, आपका उज्बेकिस्तान पहले था अब नहीं है। तो टोटल 6 नेशंस है जो कि फॉर्मर सोवियत कंट्रीज हुआ करती थी। तो फाइनली कजाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी टू द रशिया कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ट्रूप्स भेजिए, क्योंकि कजाकिस्तान की जो जो आपकी कजाकिस्तान में जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो फाइनली रशिया एग्री कर गई है और रशिया ने अंडर दी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, होता क्या है कि इंडिया में जितने भी वीआईपीज हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस को क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, अंडर दी आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जिसको बेसिकली हायर रैंक का ऑफिशियल लीड करता है ना। और वो वीवीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स। और देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक ऐसा वर्नेबल स्टेट है जहां पर पॉलिटिशियंस की लाइफ को खतरा होता है, तो वहां पर चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हो रखे होते हैं ना, उनको और उनकी फैमिली को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी अंडर दी जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है ये। लेकिन फाइनली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया। सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल सी बात बोली कि भैया जो जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज को जो एसएसजी प्रोटेक्शन मिलता था वो अब नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ अब जो करंट के चीफ मिनिस्टर है उनकी फैमिलीज है उनको मिलेगा। ये सिंपल सी बात बोल दी है। तो एक एक्ट था, 2002 का एक्ट था, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रुप्स एक्ट। उसमें सारे लोग इंक्लूड थे, चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, देयर फैमिलीज बोथ। लेकिन अब ऑर्डर पास किया बाय जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर सिंपल सी बात बोली कि अभी जो एक्ट है, जिसमें एक्ट में लिखा गया कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो होगा वो सिर्फ करंट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ ही होगा, नॉट फॉर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स एंड देयर फैमिलीज। हाँ, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी बट जेट सिक्योरिटी, नॉट जेट प्लस, जेट सिक्योरिटी मिलेगी। और जो सिक्योरिटी को जो लीड करेगा, इट शुड नॉट बी दी अबव द रैंक ऑफ एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मूविंग फर्दर, सो देखा जाए तो भरतपुर सेंचुरी में, अच्छा एक चीज पहले समझ लो, होता क्या है कि जब हम बात करते हैं आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो हमने बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, कैटेगराइजेशन में पढ़ा होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, एक्सटेंट हो गए, एक्सटेंट इन वाइल्ड हो गए, आपने इंडेंजर्ड सुना होगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो सबसे जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट मतलब पहले थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, अब होता है एक्सटेंट इन वाइल्ड। मतलब एक्सटेंट तो हो गया बट देयर आर कुछ अमाउंट की पॉपुलेशन तो बची हुई है, वो है नहीं, हमारी नजर में नहीं आई बट है, ठीक है। कभी कभी लोगों ने बोला है कि ऐसे ऐसे एनिमल्स हमको दिख जाते हैं। फिर आता है इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि भाई इनकी लाइफ जो है बहुत खतरे में है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने की जरूरत है, और दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंट, है ना, एक्सट्रीमली हायर रिस्क पर है। और ऐसे ही एक और कैटेगरी होती है, एंड द नेम ऑफ द कैटेगरी इज नियर थ्रेटेंड। अब नियर थ्रेटेंड का मतलब होता है कि अगर हमने उनको प्रोटेक्शन नहीं दी तो ये इंडेंजर्ड या एक्सटेंट की लिस्ट में ऐड हो सकते हैं इन दी कमिंग फ्यूचर। और वैसे ही भरतपुर सेंचुरी में बहुत सालों से एक एक बर्ड है जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटल डार्टर। ओरिएंटल डार्टर देखा जाए तो डक के शेप में होती है, जैसे डक होती है ना वैसी होती है।
बट उसकी जो नेक है वो कंपैरेटिवली लंबी होती है, जैसे ऑक्टोपस की होती है ना, वैसे ही। एंड जब वो वाटर में होती है तो उसका नेक के जितनी भी बॉडी है, जितनी भी बॉडी है नेक के नीचे, वो सब वाटर के अंदर ही होता है, वाटर के अंदर ही फ्लो करती है। बट हाँ, नेक उसका ऊपर बाहर रहता है, वहां फिशिंग करती है, फिश फिश उसका मेजर फूड है। तो यही बताया गया कि भरतपुर सेंचुरी में बहुत सालों बाद, अबाउट 22 ईयर्स बाद, हमने ओरिएंटल डाटो को एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में देखा। तो एक अच्छी बात है। आपका एक काम रहेगा, आपको एक काम करना है कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर में जो कैटेगराइजेशन होती है, कैटेगराइजेशन को याद करना है। ऐसे बताया था भी, एक्सटेंट 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 वाइल्ड में, फिर आपका इंडेंजर्ड, फिर आपका आपका नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड। तो इन कैटेगराइजेशन को देखना आप। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड। सो फाइनली तमिलनाडु के एमएलए जो हैं कल मिलेंगे और नीट बिल को डिस्कस करेंगे। अब नीट बिल देखा जाए तो नीट बिल इज समथिंग कि हुआ क्या, जब इंडिया में व्यापम स्कैम बहुत बहुत बढ़ गया था। अच्छा, अभी एक सीरीज भी है सोनी लिव पर, विसल ब्लोअर, एंड इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन व्यापम स्कैम जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। एंड इट्स अबाउट दी के जो ब्राइब दे के बच्चों का एडमिशन कराया जाता था, स्पेशली इन दी मेडिकल कॉलेजेस, और जॉब्स में भी करवाया जाता था, बस मेडिकल कॉलेज में ज्यादा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज हाई इस वजह से हुआ था क्योंकि एक तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, व्यापम स्कैम, मेजोरिटी ऑफ द जो व्यापम स्कैम था मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन से रिलेटेड था। और दूसरी बात, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप ऐसे एडमिशन कराओगे तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि ह्यूमन लाइफ्स के साथ कितना खतरा होगा। तो एक बहुत बड़ा इशू राइज हो गया था, बहुत बड़ा स्कैम था ये। मतलब उसमें यहां तक बोला जाता था कि जो अभी करंट के चीफ मिनिस्टर है वो भी इन्वॉल्व थे, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करी, फिर बहुत लोगों का डेथ भी हुआ था। तो यही हुआ, इसी को लेकर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारे मेडिकल कॉलेज जो है ना, वो एक एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा, दैट इज नीट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या था, स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते थे, अब सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और सारे मेडिकल कॉलेजेस में नीट के थ्रू ही एडमिशन दिया जाएगा, चाहे स्टेट हो चाहे आपका आपका गवर्नमेंट हो, कैसा भी हो। एम्स भी नीट के थ्रू मिलता है। अगर आपके घर के बगल में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है तो वो भी नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। हाँ, रैंक हो सकती है कि भाई, जैसे कि अगर आपकी क्लैट में देख लो, क्लैट में अगर आपकी अंडर 100 रैंक है तो नालसार या एनएलएस मिल जाएगा। बट अगर आपकी 1000 में रैंक आती है तो आपको लोअर एनएलयूज मिलेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वही चीज बताई गई कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का कंसर्न ये था कि नीट के एग्जाम के आने से, जिसने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस को भी अपने एम्बिट में ले लिया, हुआ क्या कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स जो हैं उनका परसेंटेज ऑफ एडमिशन इन दी तमिलनाडु के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्टेप्स टेकन बाय दी गवर्नमेंट। रीजन बीइंग, क्योंकि जो कोचिंग्स अफोर्ड कर पाते हैं बच्चे फ्रॉम दी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आपका दिल्ली से हो गया, मुंबई से हो गया, आपका हैदराबाद से हो गया, आपका कलकत्ता से हो गया, तो वहां के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तमिलनाडु स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में। और तमिलनाडु के खुद के जो नेटिव बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे प्रिपेयर, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास कोचिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या तो वो तमिलन ज्यादा बोलते हैं, है ना। एंड वहां के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो नीट का एग्जाम भी इंग्लिश में होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इशू उनका ये मेजर कंसर्न था। और इस चीज को लेकर गवर्नमेंट जो है वो नीट बिल पास करना चाहती है अपने तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिसमें तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस जो है वो नीट के एम्बिट से बाहर हो जाएंगे। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन दी सिटी ऑफ हैदराबाद कंट्री का पहला ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट कर दिया। तो अच्छा, रॉक म्यूजियम इट्स समथिंग अबाउट के उस म्यूजियम में सिर्फ रॉक्स रखे जाएंगे, है ना। एंड जो रॉक्स की एज होगी इट्स रेंज फ्रॉम 3.3 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 55 मिलियन ईयर्स, मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने और 55 मिलियन ईयर्स पुराने रॉक्स रखे जाएंगे। तो जो आर्कियोलॉजिकल हैं और जो भी जिनको ज्यादा साइंस म्यूजियम में या फिर बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट होता है तो वो जा सकते हैं, एंड दे कैन हैव फन इन दिस म्यूजियम एंड दे कैन सी द द द एजेस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स, कि कितना ड्रास्टिकली चेंज आया है। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो अच्छा एक चीज याद रखना कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो जितेंद्र सिंह, है ना, यहाँ लिखा हुआ है जितेंद्र सिंह। मूविंग फर्दर,
सो आज हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एक्सटिंग्विशिंग द टोबैको इंडस्ट्रीज मेन नैरेटिव, इसको अपन पढ़ेंगे। एंड सेकंड वन इट्स समथिंग अबाउट द इंटरव्यूज, जो कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दो लोग उसको आंसर करते हैं और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि दिस इशू इज अबाउट द टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन टू 21। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, इसको लेकर है, इसको अपन पढ़ेंगे। So first, we'll discuss our main editorial that's about the extinguishing the tobacco industry's main narrative. So यहाँ पर ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा, एडिटोरियल में सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि अगर हम टोबैको की बात करें तो टोबैको अराउंड एवरी ईयर 13 लाख लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ टोबैको, है ना। एंड टोबैको की वजह से जो कंट्री पर जो इकोनॉमिक बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है। वो इकोनॉमिक बर्डन है कितने अमाउंट का? अराउंड 177,000 करोड़ रुपीस का। हम बोल सकते हैं 1,77,000 करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक बर्डन आता है, जो कि इंडिया की जीडीपी के 1% से भी ज्यादा है। और इंडिया में अराउंड 27 करोड़ पीपल जो है अबव द एज ऑफ 15, दे आर दे यूज टोबैको इन एनी कैन बी इन एनी फॉर्म, in form of cigarette, in form of आपका that गुटखा, okay, and 8.5% of the population below the age of 15, they also use tobacco in certain forms, okay। और उसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला कि टोबैको इतना यूज होता है, टोबैको हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, टोबैको से इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है, इतने लोगों की डेथ होती है, तो हमें टोबैको के लेकर हमें कुछ ऐसे वेज, ऐसे रूट्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम लोग जो डिमांड है टोबैको की उसको लोअर कर सकें। तो सबसे पहले ऑथर ने यही बताया कि देखो, लोअर करने के लिए हमेशा से बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए, बहुत बड़े बड़े बेसिकली पॉलिसी मेकर्स आए, और उनका सबसे बड़ा सिंपल सा यही कहना है कि अगर आप टोबैको की प्राइस इंक्रीज कर दोगे, टोबैको का आप टैक्स इंक्रीज कर दोगे, टैक्स मेजर इंक्रीज कर दोगे, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स हैं एक तो, पहली बात तो, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स से ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा, आपको सिर्फ एक ड्राफ्ट ही तो करनी है पॉलिसी और पास करना है कि भैया टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं हम प्राइस इंक्रीज कर दें टोबैको का। तो जिससे होगा क्या कि जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो तो खाना छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा टोबैको। दूसरा, जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द लोग और भी लोग जो हैं, पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यूज टोबैको, वो लोग कम खाना यूज करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा तो उन्हें कम खाना पड़ेगा। जहां वो 10 रुपए खर्च करते थे उन्हें 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो जिससे होता क्या है, आपका टोबैको का यूसेज जो है वो कम होगा। और फाइनली देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी टैक्स जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जो टोबैको इंडस्ट्रीज है उनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न यही है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ टैक्सेस एंड द प्राइसेस, हमारा जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज टैक्स। और देखा जाए तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स, इलिसिट ट्रेड जो है टोबैको प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज हो जाता है। इलिसिट ट्रेड का मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि डमी कॉपी आ जाती है, ठीक है। आप जैसे कि आपने एडिडास देखा होगा, एडिडास का एबिबास भी होता है, रीबॉक का रीबुक भी होता है, तो द सेकंड कॉपी। तो इलिसिट ट्रेड होता है जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। और आईटीसी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट टोबैको कंपनी इन इंडिया, इंडियन टोबैको कंपनी, उसका नाम ही यही है। आईटीसी का ये, आईटीसी ने सर्वे किया, तो सर्वे में यही बताया गया कि अराउंड 25% ऑफ द सिगरेट्स इन 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 द इंडियन मार्केट आर फ्रॉम द इलिसिट ट्रेड। ये चीज उन्होंने बताई। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी चीज बताया कि 2011 से 2019 में जो वॉल्यूम है इलिसिट सिगरेट्स का वो 44% से इंक्रीज हो गया। एंड द मेन रीजन बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ इलिसिट ट्रेड इन द टोबैको प्रोडक्ट्स is because of the increase of prices and the taxes in the tobacco industry। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये लोग कभी खाना छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा, इससे ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। लेकिन ऑथर ने बोला कि आईटीसी ने ये किया, लेकिन आईटीसी ने जो स्टडी करी उसका हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि स्टडी सही है कि नहीं। तो इसी चीज को लेकर दो स्टडीज हुई थी ऑलरेडी, और दो स्टडीज जो कराई थी ना, वो बेसिकली कराई थी, देखा जाए तो फ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कराई थी। एंड उनकी जो सर्वे है वो सर्वे साइंटिफिक पीयर रिव्यूड में पब्लिश हुआ है। और फर्स्ट सर्वे का कहना है, फर्स्ट स्टडी का कहना था कि भैया हमने एक डेटा कलेक्ट किया, एंड और डेटा हमने कलेक्ट वैसे किया कि हमने सर्वे किया कि दुकानदारों को बोला, जो कि रिटेलर्स होते हैं, टोबैको सेलर्स, उनको हमने बोला कि आप
जो आपके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सिगरेट पैकेट्स होते हैं, उनको आप कलेक्ट करो, जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि इलिसिट ट्रेड कितना होता है। और उस सर्वे के अकॉर्डिंग पता लगा कि इंडिया में सिर्फ 2.7% ऑफ द मार्केट आर कंप्राइजेस ऑफ इलीगल इलिसिट ट्रेड। ठीक है। और सेकंड स्टडी में भी ये एनालिसिस आया कि 5.1% जो है वो इलिसिट ट्रेड होता है टोबैको में। टोटल अगर 100 पैकेट्स बिकते हैं तो उसके से सिर्फ 5 से 6 पैकेट्स, सेकंड स्टडी में 5 से 6 पैकेट जो है वो इलिसिट ट्रेड के होते हैं। बाकी रिमेनिंग 94 पैकेट्स और 95 पैकेट्स आर फ्रॉम द कंपनीज। ये चीज बताई गई। फिर उन्होंने बताया कि जब कंपनीज का कहना था कि आपके प्राइस के इंक्रीज करने से, टैक्स के इंक्रीज करने से हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है, हमारा रेवेन्यू कमजोर हो जाता है। बट उन्होंने बोला कि देखा जाए तो आईटीसी की हम बात करें तो आईटीसी कम से कम जो प्रॉफिट अर्न करती है, आईटीसी है तो बहुत डाइवर्स, आईटीसी के होटल्स भी हैं, आईटीसी के टोबैको कंपनीज भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे उनके बिजनेस है आईटीसी। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर बेसिकली देखा जाए प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बहुत सारे, साबुन अगर आप यूज करते हो तो लिखा होता है एचयूएल लिखा होता है। तो वैसे भी आईटीसी भी बहुत सारे जो बेसिकली हम बोल सकते हैं एफएमसीजी कंपनीज में आ सकता है, एफएमसीजी कंपनीज में आती है। तो फिनिश प्रोडक्ट्स बोलते हैं, कंज्यूमर फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी बनाती है ये। तो देखा जाए, लेकिन तब भी उसका 85% ऑफ द टोटल प्रॉफिट जो है वो सिगरेट से अर्न करती है। और फ्रॉम द लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स आईटीसी का जो प्रॉफिट है इन द टोबैको सेक्टर वो देखा जाए तो इंक्रीज होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और इवन दो इलिसिट ट्रेड, उनका कहना था कि इलिसिट ट्रेड की वजह से उनका रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। सो ऑथर का सिंपल सा यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपके कंट्री में अगर हायर टैक्स है, हायर प्राइस है टोबैको प्रोडक्ट्स के, तो इलिसिट ट्रेड होता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर टोबैको के प्राइसेस हाई हैं, टैक्स भी हाई है, लेकिन वहां पर इलिसिट ट्रेड जो है बहुत मिनिमल परसेंटेज में होता है। लेकिन देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर टैक्स भी कम है टोबैको पर, प्राइस भी कम है टोबैको का, लेकिन वहां पर इलिसिट ट्रेड जो है वो डबल डिजिट में आता है, परसेंटेज में, डबल डिजिट ऑफ द परसेंटेज में आता है, मतलब 20%, 21% से भी ज्यादा है मेनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि टैक्स इंक्रीज करने से और रेवेन्यू टैक्स इंक्रीज करने से या प्राइस इंक्रीज करने से आपका इलिसिट ट्रेड बढ़ जाता है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स ये हैं कि जैसे क्वालिटी ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर वीक है आपके कंट्री का, तो भाई इलिसिट ट्रेड होगा, है ना। अगर आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अगर वो इतना स्ट्रेंथन नहीं है, तो फिर आपका इलिसिट ट्रेड होगा। आपका जो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है टू कंट्रोल ऑन द इलिसिट ट्रेड, वो ज्यादा इतना ज्यादा झुकी हुई नहीं है गवर्नमेंट, या इतना ज्यादा उस पे इतना ज्यादा कमिटेड नहीं है, तो फिर इलिसिट ट्रेड इंक्रीज होगा। वो हर सेक्टर की बात है। तो यही चीज उन्होंने बोला है कि अगर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी अच्छी हो जाए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन हो जाए, गवर्नमेंट कमिट हो जाए बहुत ज्यादा इलिसिट ट्रेड को रोकने के लिए, स्ट्रेंथन कर दें गवर्नेंस को, सोशल एक्सेप्टेंस लेके आ जाए, है ना, इनफॉर्मल डिस्कशंस लेके आए ऑन दीस इश्यूज, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इलिसिट ट्रेड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। फिर ऑथर का ये भी कहना था कि इलिसिट ट्रेड रोकने के लिए हमें डब्ल्यूएचओ के प्रोटोकॉल्स को हमें अपनाना चाहिए। अब जैसे प्रोटोकॉल्स कैसे कि हमें पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट करनी चाहिए, पैकेजिंग मेजर्स लेके आने चाहिए, जिससे इलिसिट ट्रेड जो है वो कम होगी। दूसरा, एक और चीज बताई गई, इट प्रोवाइड्स दैट द डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल आल्सो प्रोवाइड्स द टूल्स एंड द मेजर्स टू एलिमिनेट द मिनिमाइज द इलिसिट ट्रेड। जैसे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लेके आओ, आप इंटरनेशनल ट्रैक स्टैब्लिश करिए, इंटरनेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम स्टैब्लिश करिए, ठीक है, सप्लाई चेन को सिक्योर करिए अपनी, तो ऑब्वियस सी बात है इलिसिट ट्रेड रुक जाएगा। और एक और चीज उन्होंने बोली है कि अब इंडिया को टोबैको का यूज कम करवाना है, तो उसके लिए इंडिया ने जब से जीएसटी आया है फ्रॉम 2017, तब से टोबैको इंडस्ट्रीज पे टैक्स इंक्रीज नहीं किया। अब इंडिया को जरूरत है कि टोबैको पे टैक्स जो है वो इंक्रीज करे, और जिससे अगर लोगों के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन तो पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन फाइनली वो लोग कम यूज करेंगे, जिससे जो इकोनॉमिक बर्डन है फॉर द यूज ऑफ टोबैको, फ्रॉम द यूज ऑफ टोबैको, वो भी कम होगा, एंड टोबैको का यूज भी कम हो जाएगा, और कुछ लोग छोड़ भी देंगे। मूविंग फर्दर towards the next editorial, that's about the is it right to increase the age of marriage of women to 21. So I'd recommend कि आप ये खुद पढ़िए, क्योंकि अपने पढ़ा हुआ है ये वाला इशू, एंड अपन इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पढ़े हुए हैं। कल भी न्यूज में पढ़ा था हमने, थोड़ा सा कमीशन ने क्या बोला था। देखा जाए तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो समझाने वाली हैं। तो यहां पर जो मेन क्वेश्चन रेज हुआ था वो ये रेज हुआ था कि
लोगों का ये कहना है, स्पेशली मुस्लिम पार्लियामेंट्री एमपीज जो हैं, उनका ये कहना है कि बाय ब्रिंगिंग दिस लॉ आप पर्सनल लॉस को इंक्रोच कर रहे हो। तो ऑथर का ये कहना है कि देखो, इफ दिस इज एन इंक्रोचमेंट तो ठीक है, इंक्रोचमेंट अच्छा है, क्योंकि इंडिया में ऑल रिलीजन आर गवर्न बाय देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉस। ओके, सो अगर पर्सनल लॉस थोड़े से बेसिकली बेकार हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उन पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, और उन पर्सनल लॉज को चेंज करने की जरूरत है, या पर्सनल लॉज थोड़े से एंशियंट हैं, उनको अगर मॉडर्नाइज करना है, तो पार्लियामेंट ही तो है जो लॉ बना सकती है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। जैसे कि शाहबानो केस, तो शाहबानो केस जैसे हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट लॉ लेके आई थी मेंटेनेंस को लेकर। तो देखा जाए तो मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट में था, बट मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरत था, वो ह्यूमन राइट्स के लिए जरूरत थी, उस चीज को लेकर ऑथर ने यहां पर बताया। फिर ऑथर ने ये बोला कि देखो, लोग बोलते हैं, लोगों का ये कहना है कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स मुस्लिम लॉज जो है वो डिफरेंट ट्रीट क्यों किए जाते हैं, वो गलत है। उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किया, जैसे सेक्शन 494 है, 494 क्या बोलता है, पॉलीगैमी इट्स इलीगल इन इंडिया, बट एक्सेप्शन है मुस्लिम्स के लिए। तो इट्स रॉन्ग। क्रिश्चियंस के लिए भी पॉलीगैमी इट्स इलीगल, इन हिंदूज के लिए भी पॉलीगैमी इट्स इलीगल, और ऐसा नहीं है कि हिंदूज में पॉलीगैमी नहीं होती थी, होती थी। अगर आप राजा महाराजाओं के समय जाओगे, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्रीज में जाओगे, इवन आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो जैसे कि राजस्थान के जो महाराजा हुआ करते थे, रणजीत सिंह हुआ करते थे, उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी। तो ये, तो फिर मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्शन क्यों, फिर वो आर्टिकल 14 का ब्रीच हो रहा है। तो इसी चीज को लेकर ऑथर ने यहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे जगहों का नाम चेंज कर दिया, और अपनी मैंड्रिन लैंग्वेज की बेस पर उन्हें रखा हुआ है। इसी चीज को लेकर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अरिंदम बागची, उनका यही कहना है कि जो अरुणाचल की लोकेशंस को जो रीनेमिंग की गई, वो बहुत रेडिकुलस एक्सरसाइज है, और अगर चाइना को अच्छे रिलेशंस रखने हैं इंडिया के साथ, तो उनको साथ में मिलकर बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे ऐसे स्टेप्स लोगे तो फिर हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपको काउंटर ही करेंगे। Moving further, so around 170 acres of land in Jammu and Kashmir from the region of Gulmarg, Sonmarg, स्ट्रेटेजिक एरिया नोटिफाइड हो चुके हैं। अब स्ट्रेटेजिक एरिया का मतलब होता है कि इसको इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेज जो है वो यूज कर सकती है, ठीक है, फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, फॉर देयर स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो यूज कर सकती है। जो कि टूरिस्ट प्लेस थी, उसको अब स्ट्रेटेजिक एरियाज में नोटिफाई कर दिया, मतलब इंडियन आर्मी ही यूज करेगी अब इन इन एरियाज को। मूविंग फर्दर, सो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कल बताया कि कैसे हम ड्रोन्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि हम लोग अब ड्रोन्स को लेकर बहुत ज्यादा लिबरल हो चुके हैं, और इसी के चलते हमने ड्रोन्स रूल 2021 भी पास किए थे, जो कि लिबरल है। और हम, और ये कहना है कि और ड्रोन्स रूल हम इसी वजह से पास किए, लिबरल रूल इसी वजह से पास किए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो ड्रोन्स को लेकर ग्लोबल हब बन जाए अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान। ओके, और इसी चीज को लेकर सिविलाइजेशन मिनिस्ट्री ने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शन इश्यूज किए कि आप किस सेक्टर्स में ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। जिसमें डिफेंस का बताया, डिफेंस का उन्होंने बोला कि सर्विलेंस हो गया, कॉम्बैट हो गया, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस हो गए, इनमें आप यूज कर सकते हो ड्रोन्स को। होम अफेयर्स का उन्होंने बोला कि जैसे आप वीवीआईपी की सिक्योरिटीज हो गई, जैसे मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, तो उसको लेकर आप यूज कर सकते हैं ड्रोन्स को। आप क्राइम कंट्रोल, रेड्स, काउंटर टेरर ऑपरेशन, इन सब में यूज कर सकते हो। देन उन्होंने बताया हेल्थ एंड वेलफेयर में कैसे यूज करोगे आप बेसिकली डिलीवरी ऑफ मेडिसिन हो गई, उनमें आप यूज कर सकते हो। ओके, आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, क्रॉप और सॉइल की हेल्थ निकालने के लिए, पंचायती राज में लैंड रिकॉर्ड्स रखने के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स रखने के लिए, इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो कि भाई कोई पोचिंग तो नहीं कर रहा, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज के लिए, पावर में यूज कर सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हो। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा पॉलिटिक्स रिलेटेड है, नहीं पढ़ना है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो कल इंडिया में आफ्टर 200 डेज फिर से 1 लाख के ऊपर कोविड-19 के केस निकले, एंड अराउंड 495 और ओमिक्रॉन के केस निकले हैं। तो ये बता रहा है कि कैसे अब जो थर्ड वेव है वो आ रही है, और जनवरी पता नहीं क्यों आती है। फर्स्ट वेव भी जनवरी में आई थी, जनवरी के अराउंड ही आई थी, सेकंड वेव भी आपका जनवरी के अराउंड अराउंड ही आई थी, देन अगेन थर्ड वेव। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि
कोवैक्सीन इज अकेली वैक्सीन है जिसको WHO ने ऑथराइज कर दिया है फॉर ऑल दी एज ग्रुप्स, बट इन रियलिटी WHO ने कोवैक्सीन को ऑथराइज तो किया बट ओनली फॉर एडल्ट, नॉट फॉर एडोलेसेंट्स। इस चीज को लेकर बहुत बड़ा इशू राइज हो गया और फाइनली गवर्नमेंट ने अपनी अपनी गलती मानी और सिंपल सी बात बोली कि हम चेंज करेंगे। कोवैक्सीन जरूर अप्रूवल दिया है बट हाँ, हमारे यहाँ की जो नेशनल एजेंसीज हैं, नेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं, उन्होंने जरूर परमिशन दे दी है कि कोवैक्सीन जो है एडोलेसेंट्स के लिए आप लगा सकते हैं उनको। वो अभी WHO के पास रिपोर्ट गई हुई है। WHO इन सम डेज कोवैक्सीन को अप्रूवल दे देगा फॉर एडोलेसेंट्स। मूविंग फर्दर, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का कहना है कि आप कंट्रोल रूम्स फिर से बनाइए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिससे हम लोग देख सकें कि अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल बेड्स, इश्यूज अराइज हो सकते हैं अभी। मूविंग फर्दर, सो अहेड ऑफ द असेंबली पोल्स, गवर्नमेंट ने बाय द ऑर्डर जो एक्सपेंडिचर है डन बाय द लोकसभा कैंडिडेट्स एंड द असेंबली कैंडिडेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं, MLA कैंडिडेट्स, उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। तो पहले क्या था कि पहले हर कॉन्स्टिट्यूंसी डिपेंड करता था, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में था कि आप सिर्फ 54 लाख रुपीज खर्च करोगे फॉर दी लोकसभा इलेक्शन, लेकिन अब उसको 54 से 75 कर दिया। और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में था कि आप 70 लाख खर्च करोगे, तो 70 लाख से 95 कर दिया। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर दी लोकसभा एंड दी असेंबली कैंडिडेट्स उनको उसको इंक्रीज किया। कितना किया वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कर दिया। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, ये आज वर्ल्ड न्यूज में देखा जाए तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड दैट इज अबाउट कजाकिस्तान वाले। तो ये जरूर पढ़ना, ये आपको समझा देगा कजाकिस्तान में क्या चल रहा है ना। और एक जो हमने ऑर्गेनाइजेशन याद रखा था ना, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो याद रखना 992 में बनी थी। 1999 में मेजर ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद अब मेजर ऑपरेशन किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कजाकिस्तान में, जो कि 6 मेंबर्स हैं टोटल। एक समय पे अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था, लेकिन बाय द एंड ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट 2021 अफगानिस्तान नहीं इंक्लूड। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।